20 अनचाहे मेहमान। वही ऐसा इस सब को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और उसकी मॉम करने की आवाज है निकल रही थी, जिससे अर्जुन और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। वह अपना हाथ आगे बढ़कर आयशा के पहने हुए क्रॉप टॉप को थोड़ा नीचे की साइड में स्लाइड कर देता है, जिस वजह से आयशा की हाफ ब्रास्ट शो होने लगती है। ये देखकर तो अर्जुन पागल ही हो जाता है और उसे वहां पर किसी और बीते करने लगता है। वही आयशा को भी यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। वह भी अर्जुन के बालों को चल रही थी और एक हाथ से उसकी टी शर्ट को ऊपर करके उसके मस्कुलर बॉडी को टच कर रही थी। उसे ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन अपना हाथ आयशा की कमर पर रखकर उसे अपनी से पूरी तरह से चिपक लेता है और उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। वो दोनों इस बात को पूरी तरह से भूल गए थे कि अभी डिनर का टाइम था और कोई था जो उनका इंतजार कर रहा था डाइनिंग हॉल में। वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में यह बात पूरी तरह से भूल गए थे। अर्जुन आयशा की हाफ नेकेड ब्रास्ट पर किस कर ही रहा था कि तभी अचानक से आयशा उसके बाल पकड़कर उसे अपने से दूर करती है और उसे देखने लगती है। अर्जुन जो कि उसे किस करने में मशगूल था, अचानक से इस तरह से आयशा का उसे अपने से दूर करना उसे अच्छा नहीं लगता है। कंफ्यूजन नजरों से आयशा को देखता है। वो कुछ कहता या करता उससे पहले ही आयशा झुकती है और उसके होठों पर किस करने लगती है, और किस करने के बाद वह जोर से उसके फोटो पर बीते कर लेती है और फिर मुस्कुराकर उससे अलग होती है और कहती है, अगर घर में और कोई नहीं होता तो मैं अभी आपको इस तरह से जाने नहीं देती, लेकिन भाई नीचे हमारा वेट कर रहे हैं तो हमें जाना होगा, चलिए, वरना पता नहीं वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये कहने के बाद आयशा उसकी गोद से उठ जाती है और उसकी टी शर्ट को भी अच्छे से ठीक कर देती है। उसके बाद वह स्माइल करके वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह उसे नीचे आने के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देकर जाती है। उसके जाने के बाद अर्जुन उसे तरफ देखा है जहां से आयशा भी गई थी। यह मुझे क्या हो गया है? मैं पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कितनी ही लड़कियों ने मेरे पास आने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। लेकिन तुम अलग हो। तुम ही मैं देखता भी हूँ तो अपना कंट्रोल होने लगता हूँ। पता नहीं ऐसी क्या कशिश है तुम्हें जो मुझे तुम्हारे करीब खींचती है। मैं चाह कर भी तुमसे अलग नहीं रह पाता हूँ। नहीं पता है मुझे कि ऐसा क्यों है, लेकिन अर्जुन कपूर का ये वादा है कि वो कभी भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने देगा। नहीं तुम्हारी वह सो कॉल्ड फ्रेंड, जो कि सिर्फ नाम की फ्रेंड है, और ना ही तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड। कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता है। ये सब कहते वक्त अर्जुन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। एक डोमिनेटिंग ऑरा था उसके आसपास। अगर कोई भी इस वक्त उसे देख लेता तो डर के मारे वहीं पर पी कर देता। बाबी डॉल, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर यह सारे चेंज कैसे आए हैं, या फिर यह सब करने का तुम्हारा कोई और इरादा है, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा पता चला जो कि मुझे नहीं पता होना चाहिए तो फिर मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और इसके लिए तुम कर रही हो वह तो इस दुनिया को अलविदा कह चुका होगा जिसकी तुम्हें भनक तक नहीं लगेगी। उसके बाद वह अपनी जगह से खड़ा होता है और डाइनिंग हॉल की तरफ चला जाता है। जब वह डाइनिंग हॉल में पहुंचता है तो वहां पर देखा है कि आयशा और चिराग दोनों ही आराम से बैठे बातें कर रहे थे। किसी ने भी अभी तक खाना खाना स्टार्ट नहीं किया था।
वो दोनों ही बैठे आपस में बातें कर रहे थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे। अर्जुन आराम से चलता हुआ आकर अपनी हेड चेयर पर बैठ जाता है और आयशा को अपने बगल वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है। आयशा भी आराम से वहां पर बैठ जाती है और जो खाना उनके लिए बना था, बोरिंग दाल चावल और साथ में सलाद, पालक की सब्जी, साथ में नॉर्मल दही और ढेर सारी सलाद, ये सब देखकर तो उसका मुंह ही बन गया। क्योंकि भले ही यह खाना दिखने में अच्छा था, लेकिन उसके अंदर खाने लायक कुछ भी नहीं था। मसलन के नाम पर बिल्कुल भी तीखा नहीं था, एकदम फीका। बेचारा चिराग और आयशा मन मारकर इस खाने को खा रहे थे। वही अर्जुन बिना किसी भाव के आराम से इस खाने को खा रहा था, जैसे कि उसे स्वाद से कोई लेना देना ही ना हो। हालांकि खाना टेस्टी था, लेकिन जब तक चटपटा ना हो तब तक मजा कैसे आएगा। खाना खाने के बाद अर्जुन और चिराग वापस से अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं और आयशा नंदिनी के रूम में चली जाती है उसे देखने के लिए। नंदिनी आराम से उसे बेड पर लेटी हुई थी और अभी उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था और उसके शरीर पर अलग अलग प्रकार के घाव बने हुए थे, जिन्हें देखने पर से ही पता चल रहा था कि उसे बेचारी पर कितना अत्याचार किया गया होगा। ये सब देखकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जाकर बेड पर उसके बगल में बैठ जाती है और उसके हाथ में अपना हाथ लेकर रहती है। मुझे माफ कर दो बच्चा, दीदी आपको बचा नहीं पाई। मुझे सच में माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ यह सब हुआ है। नंदिनी इस वक्त 20 साल की थी। हालांकि उसके शरीर पर और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती पर कोई भी खास असर नहीं हुआ था। इनफैक्ट वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर वहां पर बैठने के बाद आयशा वापस से अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे नीचे हॉल में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो फिर अपने रूम में ना जाकर हॉल की तरफ चली जाती है। वहां जाकर वह देखी है तो उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी बड़ी हो जाती है। आखिर इन लोगों को वह कैसे नहीं जानती कि यह लोग कौन है। ये थे अर्जुन के चाचा चाची, जिससे अर्जुन सबसे ज्यादा नफरत करता था। आयशा बहुत ध्यान से उन्हें देख रही थी, क्योंकि यह वही लोग थे जिनकी बातों में आकर वह अर्जुन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। उसे याद आता है जब वो पहली बार अर्जुन के पुश्तैनी घर में गई थी तो अर्जुन ने उसे इन दोनों से ही रिश्ता रखने से मना कर दिया था, लेकिन उसने अर्जुन की बात मानी कहाँ थी। अर्जुन फिर वहां से आउट ऑफ कंट्री चला गया। तब आयशा अपने रूम में बैठी हुई थी और अपनी किस्मत को रो रही थी कि तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर उसे अर्जुन की चाची दिखाई देती है, जिनके हाथों में खाने की ट्रे थी। उनकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास रही होगी। उन्होंने एक ब्रांडेड साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में हीरो के कंगन पहने हुए थे, गले में हीरो का हार और कानों में हीरो के इयररिंग्स पहने हुए थे। माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी, जिस्म भी सोने और हीरो की कढ़ाई हो रखी थी। बालों को उन्होंने खुला छोड़ा हुआ था, जो कि उनके कंधे तक आ रहे थे। देखने में सच में किसी विलन से काम नहीं लग रही थी। और यह सब देखकर यह भी पता चल रहा था कि वह पैसों पर कितना ज्यादा घमंड करती हैं, क्योंकि उनके चेहरे से ही यह बात पता चल रही थी। लेकिन आयशा इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो उनकी तरफ देखते हुए कहती है, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो?
और मैंने कहा ना कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तो आपको नहीं लगता है कि आपके यहाँ नहीं आना चाहिए। आयशा की ऐसी कड़वी बातें सुनकर भी रागिनी के चेहरे पर मुस्कान जाने का नाम नहीं लेती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम रागिनी है और मैं अर्जुन की चाची हूँ। बस इतना सुना ही था कि ऐसा गुस्से से घूमते हुए कहती है, मुझे नहीं जानना कि आपका और उसे अर्जुन का क्या रिश्ता है और क्या नहीं। अभी के अभी निकल जाए मेरे रूम से, वरना मैं क्या करूंगी मैं खुद नहीं जानती। नफरत करती हूँ मैं उससे, अर्जुन से, गेट आउट। रागिनी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ बेटा कि आप अर्जुन से नफरत करती हो, और यह भी जानती हूँ कि उसने आपके साथ क्या किया है। और मैं जानती हूँ कि किसी भी लड़की से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना कितना बड़ा अपराध होता है। मुझे अपना दुश्मन समझो, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। प्लीज मुझसे बात करो। इतने दिनों बाद किसी ने आयशा से इतनी अच्छे से बातें की थी और ऊपर से किसी ने उसके जैसे ही अर्जुन को गलत कहा था। इसलिए ही रागिनी और उसके बीच धीरे धीरे करके नजदीकियां बढ़ती गई, और जैसे जैसे क्या बढ़ती गई वैसे वैसे वह अर्जुन के खिलाफ उसे और भी ज्यादा अर्जुन से दूर करती चली गई। आयशा अपने ख्यालों में ही ठीक है, तभी उसे रागिनी जी की आवाज सुनाई देती है, जो हाल में खड़े होकर अर्जुन की तरफ देखते हुए प्यार से कह रही थी, अर्जुन बेटा, आपको आए हुए 3 दिन हो गए हैं और आप अभी तक अपने घर नहीं आए हैं। आपको तो आपके चाचा और चाची की याद आती नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम भी यहाँ पर आ जाए और आपसे मिल लिया जाए। अर्जुन उन लोगों की तरफ देखा है और थोड़ा गुस्से और कड़क आवाज में कहता है, आप लोगों को कब से मेरी फिक्र होने लगी, जो आप यहाँ पर मेरी फिक्र करते हुए यहाँ पर आ गए हैं। अपना यह नाटक बंद कीजिए और निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं धक्के मारकर आपको यहाँ से निकलवाऊं। उसकी ऐसी बातें सुनकर भी रागिनी जी और उनके हस्बैंड शशिकांत के चेहरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो मुस्कुराते हुए ही कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम अर्जुन बेटा। अगर तुमने हमें यहाँ से धक्के मार के निकलवा दिया तो सोचो तुम्हारी दादी को कितना बुरा लगेगा। अगर उन्हें पता चला कि उनका प्यारा पोता अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। यहाँ तक कि हमें पता चला है कि तुमने शादी कर ली और अभी तक हमें बताना जरूरी तक नहीं समझा है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे घर के बड़ों को इस बारे में पता होना चाहिए? चलो हम ना सही, लेकिन मेरी सासू माँ यानी कि तुम्हारी प्यारी दादी जिससे तुम इतना प्यार करते हो, तुमने तो उन्हें भी नहीं बताया है अभी तक इस बारे में। अर्जुन गुस्से से उन्हें घूमते हुए कहता है, अपनी गंदी जुबान से मेरी दादी का नाम मत लीजिए। उन्हें आपके इरादों के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो वहां पर रह रही हैं। लेकिन यह मत समझिए कि मुझे कुछ नहीं पता है। आपके और आपके पति के बारे में मेरे पास ऐसे कई राज है कि अगर मैं उन्हें मीडिया में या दुनिया वालों के सामने रख दो ना, तो आप लोग कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे उलझने की कोशिश मत करिए। और मेरी वाइफ मेरी बॉटम लाइन है। उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोचा भी मत, वरना आप दोनों की हस्ती मिटा दूंगा मैं। और आप जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्यों करता है अर्जुन अपने ही घर वालों से इतनी नफरत? और आखिर अभी तक क्यों नहीं बताया है उसने अपनी शादीशुदा होने का सच? क्या सच में उसके चाचा चाचा इतनी ज्यादा अच्छे हैं, या फिर कर रहे हैं अच्छे होने का ढोंग? फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताएं।
आपको पता है कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना कितने पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस स्टोरी के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मेरी स्टोरी को भी ज़रूरत पड़े, यह मेरी फेवरेट स्टोरी